extern extern data type वेरिएबल। हाँ, ये सिंटेक्स हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल ऐसे है ना, तो ये नोट करेंगे। लोकल में एक्सटर्न लिखेंगे सर तो रन नहीं होगा क्या? नहीं, एक्सटर्न लोकल में नहीं लिखा जाता है। एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है वो हम अभी बताने वाले हैं। नोट कर लिए ना? ठीक, कमेंट इसको बना रहे हैं। अब आते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर भी लिखिए ये लिखिए, है ना, ऐसे। अब क्या हुआ कि ये दोनों जो हो गया अलग अलग वेरिएबल है ना। जब हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरह से परसेंट डी ऐसे ए, है ना, CL और SCL लगा देते हैं। CS भी लगा देते हैं। सर निखिल का ज्वाइन एक्सेप्ट करिए। निखिल ज्वाइन नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, बोले ज्वाइन करने के लिए, कहाँ भागा हुआ है? सर ज्वाइन किए हुए आप एक्सेप्ट करिए। हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रमोद है, निखिल कहाँ है? ठीक है, अब इसको देखिए रन कराते हैं। देखिए गार्बेज वैल्यू आ रहा है, वो एक्चुअली में इसका भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। हाँ, ग्लोबल को एक्सेस नहीं, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए है ना, एक यहाँ कर दिए एक यहाँ कर दिए, है ना। तो कंप्यूटर में प्रायोरिटी होता है लोकल का, तो इसी को प्रिंट किया, ग्लोबल को छोड़ दिया, है ना। और इसमें चूंकि हमने कुछ नहीं डाले हैं और ये है बाय डिफॉल्ट। कुमोद भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। क्या वो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है? सर कुमोद भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। कुमोद का तो ज्वाइन हो गया। तो सर आप एडमिट कीजिए ना। एडमिट किए थे, अभी तो तुरंत किए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इस ए को जब प्रिंट कर रहा है तो गारबेज वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में आ रहा है, जिसका बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जब कुछ नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट गारबेज आता है। अब वही अभी आ रहा है ना। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, स्टोर, अब इसको ऐसे करके देखिए, बस आया। तो ये क्यों लिखा जाता है? अगर लोकल में आप एक वेरिएबल ले रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक्चुअली में लोकल ए नहीं है, बल्कि ये ए वही है जो बाहर में ग्लोबल है, ठीक है, तो मेन के अंदर से, फंक्शन के अंदर से बाहर वाले ग्लोबल वैल्यू को रिप्रेजेंट कराने के लिए एक्सटर्न कीवर्ड लिया जाता है ना। अब वहां पर आप एक्सटर्न लिख देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये इंटीजर ए मेन का अपना लोकल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल वाला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से देखिए 10 आ गया।
है ना, क्लियर। तो अगर अंदर में ग्लोबल को डिक्लेयर करेंगे ना, ठीक है, जो कि बाहर में डिक्लेयर ऑलरेडी है, तो एक्सटर्नल लगाएंगे, और नहीं तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस होगा ये वहां से। देखिए फिर भी आएगा उतना ही आया। अब समझे, ये आपका ऑप्शनल है ये वाला। इस प्रोग्राम को नोट करेंगे। देखिए, है ना, हम यहां से इसको हटा दिए। अब देखिए कहां पर ग्लोबल आ गया, यहाँ, है ना। अब इसको ऐसे किए, दस आ रहा है। अब इसको ऐसे किए, अब इसको ऐसे कीजिए, इधर आया, है ना। तो एक्सटर्न का इस्तेमाल इस सिचुएशन के लिए भी किया जाता है। इधर क्यों आया, इसलिए आया कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे थे, कंप्यूटर लाइन बाय लाइन रन किया, CLR किया, फिर प्रिंट किए ए, है ना। तो अब भी इस लाइन पर पहुंचा ही नहीं है, और आप यहाँ पर ए को प्रिंट करा दिए, तो कंप्यूटर को ए नाम का वेरिएबल मिला ही नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही हम ये वाला डिक्लेयर कर देंगे ऐसे, तब कंप्यूटर जो एक्सटर्न इंटीजर ए लिखे, तब ये इस चीज को पकड़ लेगा, और जिससे ये वाला एरर दूर हो जाएगा। अब देखिए रन कराएंगे तो नीचे वाला ए एक्सेस हो गया, है ना। तो इस पर्पस के लिए भी एक्सटर्न इस्तेमाल करना चाहिए, ये किया जाता है। हेलो, बोलिए। बस 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 अभी क्लास चल रहा है, हम क्लास से निकल के देख लेते हैं। समझे, ये कितना अद्भुत चीज है कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का डिफिनेशन ही होता है किसी फंक्शन, किसी ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर करना। ये भी तो बाहर है, ऊपर में भी बाहर है, नीचे में भी बाहर है। तो जब नीचे में बाहर करेंगे ना, तो ग्लोबल तो हो जाएगा, लेकिन एक्सेसिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले एक्सेसिंग है, बाद में डिक्लेरेशन है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्सटर्नल कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक बार अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ता है इस बाहर वाले वेरिएबल को। समझ गए। अदरवाइज ये जब ऊपर में है ना, तो ये कर भी सकते हैं, या नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। क्लियर, कोई शक नहीं ना। कितना अद्भुत अद्भुत चीज है। सर निखिल को ज्वाइन कर लीजिए। अरे बाप रे, निखिल तो हमको तबाह करके रख दी है। हर 10 मिनट में निखिल को ज्वाइन कर। इस बार ज्वाइन नहीं हुआ तो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक, अब बताइए कोई क्वेश्चन नहीं ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहे हैं कि ये सब का इस्तेमाल कब कब करेंगे, जैसे स्टैटिक का, जैसे ऑटो का, जैसे है ना आपका एक्सटर्न का, या फिर जैसे क्या कहते हैं रजिस्टर का। ये सब का जो इस्तेमाल करना होता है ना, वो थोड़ा सा चालाकी से करना होता है। कहने का मतलब है कि हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमेशा ऑटो वाला का ही इस्तेमाल होता है। ठीक, लेकिन कभी कभी खास जरूरत पर, ठीक है, आप रजिस्टर, स्टैटिक या फिर है ना अदर ग्लोबल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, तो ये लोकल ही हो गया, ऐसे कर देंगे ना तो इंटीजर ये लोकल हो गया, ऑटो हो गया, करने का मतलब, है ना। तो जितने भी प्रोग्राम मैक्सिमम बनते हैं सब इसी तरह से डिक्लेयर कीजिए, फंक्शन के अंदर बना लीजिए। ठीक, मैक्सिमम 90% मान के चलेंगे कि ऑटो वेरिएबल का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग ऑटो कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करते इस तरह से।
ऑटो ऐसे AUTO ऐसे, है ना, ये भी इस्तेमाल नहीं, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ऑटो होता ही है ना। तो हम लोग हमेशा ऐसा ही लिख करके ही सारा प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन रजिस्टर तब इस्तेमाल आप करेंगे जब आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, है ना, फास्ट करना चाहते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे जैसे इसमें ऐसे देखेंगे लूप चला रहे हैं, लूप चलाने के लिए अगर हम ऐसे लिखें a = 1, ठीक है, से a इज लेस देन इक्वल टू 100 के, ऐसे a प्लस प्लस ऐसे, और तब हम यहाँ पर प्रिंट किए a को, है ना। हम लोग अभी ऐसे ही प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये इंटीजर a बनेगा कहाँ पे? ये बन जाएगा रैम में, है ना, ठीक। लेकिन इसका प्रोसेसिंग देखिए, a++ होना, उसको प्रिंट कराना, ये सारा प्रोसेसिंग का जो वर्क है ये हो रहा है कहाँ पे? प्रोसेसर में। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर क्या करेगा कि इस a का वैल्यू जो भी हम लोग यहाँ डिक्लेयर a किए हैं, ठीक है, उस a के वैल्यू को लेगा, ले करके अपने रजिस्टर में रखेगा, प्रिंट करवाएगा, बढ़ाएगा, ये सब करेगा, ठीक है, और फिर दे देगा किसको? रैम को। फिर रैम से आएगा a, फिर प्रोसेस होगा, फिर चला जाएगा रैम में, फिर रैम से रजिस्टर में आएगा, फिर रैम में। अब बताइए, रैम से रजिस्टर में आता है, फिर रैम में जाता है, फिर रजिस्टर में आता है, फिर ये 100 बार चलेगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे, ठीक है, अब रैम की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये वेरिएबल ही बन गया अब रजिस्टर में। अब रजिस्टर में ही प्रोसेसिंग हो रहा है ना, ठीक है, 1 से लेके 100 तक प्रिंटिंग हो रहा है। तो अब बताइए कि पहले वाला में स्पीड ज्यादा रहेगा कि अब वाले में स्पीड ज्यादा रहेगा? बताइए। अब वाला में ना, रजिस्टर वाला में ना स्पीड ज्यादा रहेगा। जैसे कि देखिए, एक बार हुआ क्या कि जैसे मान लेते हैं कि क्लासरूम में लोग क्लास कर रहे हैं, फिर उसके बाद, है ना, उसके बाद पता चला क्या कि ऊपर वाले फ्लोर पे प्रैक्टिकल है, लैब है, तो लड़का लोग क्लासरूम में क्लास करके लैब में चला गया। फिर उसके बाद अगला घंटे फिर क्लासरूम में क्लासेस है, फिर किया, फिर चला गया लैब में अगले घंटे, क्योंकि फिर लैब है। पता चला कि ऊपर में जाके लैब कर रहा है, फिर क्लास कर रहा है। एक दिन में अगर 5 लैब 5 क्लासेस है तो 5 बार अप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि क्लासरूम में ही, ठीक है, कंप्यूटर लगा दिया जाए, एक लैब की तरह बना दिया जाए, तो पता चला कि क्लासरूम में ही क्लास भी किया, लैब भी किया, क्लास भी किया, लैब भी किया। तो बताइए, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि क्लास जहाँ चल रहा है वहाँ ही लैब हो जाए, होगा कि नहीं? फास्ट होगा नहीं? ऐसे आने जाने में, बैठने उठने में लड़का लोग का टाइम बर्बाद होगा कि नहीं? कि यहाँ से जाइए फर्स्ट फ्लोर में बैठिए, उठिए, फिर उसके बाद फिर आइए फर्स्ट फ्लोर में, फिर सेकंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, ऐसे ही करते रहिए, समझे? तो लूप चलाने वाले प्रोग्राम को, अगर उसके वेरिएबल को अगर आप रजिस्टर में डिक्लेयर करते हैं तो आपके एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएंगे, ऐसे मान के चलिए, ठीक ठीक। लेकिन रजिस्टर में एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि रजिस्टर में 2 डाटा टाइप आप डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि मान लें कि हम यहाँ पे लिख दिया ऐसे डबल, ऐसे, है ना। अब डबल का साइज कौन बताएं कि डबल का साइज कितना होता है? डबल का साइज कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 4 बाइट। अरे कौन बोल रहे हैं 4 बाइट? 8 बाइट होता है। देखिए, 2 बाइट होता है किसका? ठीक, इंटीजर का। फ्लोट का होता है 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब कितना हो गया? 8 चौ 32 बिट हुआ ना। इसी तरह से 8 बाइट हो जाता है डबल का, तो डबल का साइज हो गया बीट में 88 64, मतलब कि 64 बिट, है ना। अब हम लोग प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ देखिए, डबल ए मतलब कि आपका हो गया ए 64 बिट हो गया ना, ठीक। हम लोग रन करा दिए। लेकिन आपका सिस्टम है 32 बिट का, और आप जो रजिस्टर में डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल वो है 64 बिट का। अब बताइए कैसे होगा? ऐसे सिचुएशन में कंप्यूटर क्या करेगा कि इस ए को रैम में ही बना देगा,
ये रजिस्टर में नहीं बना पाएगा, क्योंकि रजिस्टर का साइज आपका 64 बिट नहीं है ना। फिर आप जब लूप चलाएंगे तो मन ही मन खुश हो जाएंगे कि भाई मेरा कंप्यूटर बड़ी फास्ट काम कर रहा है, लेकिन वो फास्ट काम करेगा नहीं। वो रैम से आएगा रजिस्टर, रजिस्टर से जाएगा रैम, रैम से आगे ही करते रहेगा, है ना। इसलिए रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपके प्रोसेसर में रजिस्टर का साइज क्या है ये भी जानना जरूरी है। ठीक, तो प्रोसेसर के रजिस्टर के साइज के अनुसार ही आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को रजिस्टर के रूप में डिक्लेयर करें, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर? अब समझे कंडीशन? किसी कोई शक? इसलिए अगर मेरा ये कंप्यूटर 32 बिट है तो हम डबल ए भूल के रजिस्टर के रूप में न करें। हाँ, फ्लोट तक ठीक है, काम कर जाएगा। समझ गए? क्लियर? हेलो? तो हम लोग रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग अपने प्रोसेसर के अनुसार ही रजिस्टर के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, तो ऑटो हम लोग देख लिए, जो ऑटो होता है बाय डिफॉल्ट वो सारा वेरिएबल होता है, वही जनरली हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रजिस्टर तभी इस्तेमाल करना चाहिए जैसे लूप वगैरह का कुछ प्रोग्राम होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, लगातार प्रोसेसर को इंगेज करना पड़ता है। तो वैसे हालत में अगर प्रोसेसर में ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए तो मेरा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, तीसरा आता है स्टैटिक, है ना। देखिए, स्टैटिक तब इस्तेमाल करना चाहिए जैसे रिकर्सिव फंक्शन में पढ़ा रहे थे। रिकर्सिव फंक्शन में जब हम लोग लेते हैं इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल, है ना, याद कीजिए ऐसे लेते थे i = ठीक है 1 ऐसे रखते थे। अगर सीरीज का एक प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं रिकर्सिव मेथड से तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ता है। ऐसे लिखते थे ना, i is less than, है ना, = n ऐसे। याद कीजिए, आप लोग पिछले जन्म की वो बातें याद कीजिए जब हमें बताए थे। स्कैनएफ नहीं लगा तो फिर n का वैल्यू कहाँ से आएगा? स्कैनएफ नहीं लगेगा तो n का वैल्यू कहाँ से आएगा? अच्छा, कौन पूछ रहे हैं? माही। माही, हाँ। अच्छा, बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन आप पूछते हैं। ठीक, तो हम लोग ऐसा करेंगे, है ना, स्कैनअप डाल देंगे। कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन पूछने का चीज है। क्वेश्चन पूछने के बजाय आप ये बोलते कि सर देखिए ना स्कैनअप छूट गया है, तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। ऐसे अब तो ठीक है ना। इसको हम लोग जब रन कराते हैं तो मान लिया कि 4 डाले तो 1 से लेकर 4 तक आ रहा है। ठीक ठीक, अब इस चीज़ को हटा करके अब हम लोग अगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर दिए, और इसको अगर हम ऐसे करेंगे ऐसे, तो गड़बड़ क्या हो जाता है, इंटीजर के साथ डिक्लेयर करते हैं कि बार बार ऊपर जाएगा और आई का वैल्यू फिर 1 ही कर देता है ना। 2 हो गए यहाँ, फिर 1 कर देता है। तो हम अगर ऐसे कर दें, ठीक, तब तो ये चक्कर खत्म हो जाएगा। आप देखते हैं
आया है ना? क्यों? क्योंकि स्टैटिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो डिफरेंट फंक्शन कॉल में वो वैल्यू को रखता है, नया नया नहीं बनाता, है ना? तो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन में भी जनरली क्या है, स्टैटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैटिक इसी तरह के प्रोग्राम के लिए होता है। अब समझे, हर प्रोग्राम में ग्लोबल लगाना ठीक नहीं है, ठीक? क्योंकि ग्लोबल उस जगह पर लगाया जाता है जिसका वेरिएबल, ठीक है, हर फंक्शन में पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाए, न कि सिर्फ एक ही फंक्शन में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे प्रॉब्लम के लिए स्टैटिक लगा करके सोल्व करा लेना चाहिए। अब किसी को शक रिकर्सिवली बन गया ना, अब स्टैटिक कर देने से ग्लोबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं हुआ, ठीक? क्योंकि ग्लोबल की यहाँ पर आवश्यकता एक्चुअली में था ही नहीं, क्योंकि ग्लोबल करने का मतलब होता है कि इस फंक्शन में भी आई का इस्तेमाल हो, इसमें भी इस्तेमाल हो, हर जगह पर पूरे संपूर्ण प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सके, वैसा वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है ग्लोबल। अदरवाइज लोकल ही डिक्लेयर करना चाहिए। तो हम चूंकि आई यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि ग्लोबल इस्तेमाल ना करें बल्कि लोकल ही इस्तेमाल करें। लेकिन लोकल में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि बार बार आई नया बना लेता है, तो इससे है ना, इसके लिए हम लोग उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिए। अब कोई क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बिल्कुल साफ साफ समझ रहे हैं, क्लियरली समझ रहे हैं सी का रहस्य। आगे बढ़े तो स्टैटिक का भी इस्तेमाल समझ गए, और ग्लोबल जो होता है एक्सटर्न, उसका तो इस्तेमाल बार बार बोल ही रहे हैं कि वैसा वेरिएबल जो प्रोग्राम में हर कोने कोने में, ठीक है, एक्सेस किया जा सके, किसी भी फंक्शन में एक्सेस किया जा सके, या एक से ज्यादा फंक्शन में उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो कोई ऐसा वेरिएबल, है ना, तो उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देना चाहिए। अदरवाइज ग्लोबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? अरे समझे? यस सर। ठीक, समझ गए तो एग्जाम्पल को नोट करेंगे। नोट कर लिए? इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन का जो पहला एग्जाम्पल बताए थे वो भी आप बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसे बताया था, शाम को 10 बार प्रिंट करना है। हम लोग ऐसे लिए थे, i = 1 ऐसे लिखे थे, ऐसे, फिर उसके नीचे लिखे थे ऐसे, if I is less than equal to 10 ऐसे, फिर प्रिंट लिखे थे ऐसे, राम ऐसे लिखे थे ना, फिर i++ किए थे, फिर मेन को कॉल कर दिए थे, मेन को कॉल कर दिए थे ऐसे, है ना, फिर इसको बंद कर दिए थे ऐसे, और बोले थे क्या कि बार बार कॉल करेगा तो इंटीजर का आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से इनफाइनाइट चला जाएगा, है ना, पहला प्रोग्राम पर। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि ऐसे इंटीजर i = 1 यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अब वैसे न कर करके आप यहीं पर स्टैटिक लगा देंगे तो लोकल से ही काम चल जाएगा ऐसे, हाँ। ठीक है, 10 बार राम 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 आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग
प्रॉब्लम सोल्व कर सकते थे। लेकिन जब हम रिकर्सिव पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों को स्टैटिक के बारे में मालूम नहीं था। स्टैटिक तो हम लोग फंक्शन के बाद वाले चैप्टर में पढ़े, इसीलिए हम लोग उस समय ग्लोबल बना करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर लिए थे, क्योंकि ग्लोबल उस समय हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर? टोटल समझ गए? अब स्टोरेज क्लास के बारे में अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक? और नया चैप्टर का नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, जिसका नाम बहुत ही लोकप्रिय है ना? अब वो क्या है? एरे। ठीक, लिखेंगे नया चैप्टर एरे। लिख लिए? अरे लिखे? यस सर। लिखे या नहीं? क्या हुआ? देखिए, हम लोग जो प्रोग्राम वही बना रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल लेकर के ना, इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है। उसी दिक्कत को एरे में दूर किया गया। क्या दिक्कत है? तो देखिए, ये अगर क्वेश्चन ये दिया जाए कि 4 नंबर को इनपुट कीजिए और उसका सम निकालिए, तो हम लोग तुरंत इस तरह से लिखते हैं, इंटीजर ए लिख लिए, बी लिख लिए, सी लिख लिए, डी लिख लिए, है ना, और एक सम निकालने के लिए एच लिख लिए। ठीक है, अभी इन 4 वेरिएबल में इनपुट कराएंगे, इनपुट करा के सम निकाल के एस में रख करके प्रिंट कर देंगे। अरे कर देंगे ना, बन जाएगा। हेलो, अरे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन अब आ गया इस तरह से। क्वेश्चन ये है कि इनपुट 1000 numbers and calculate sum of all numbers। क्वेश्चन ये आ गया। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे। अब इस 1000 नंबर को इनपुट करने के लिए क्या हम 1000 वेरिएबल लें, ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर, है ना, जेड तक, और फिर उसके बाद ए बी ए सी ए डी ए, है ना, ए एम, इस तरह से करते हुए करते 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 पता चला कि, है ना, पूरे दिन बैठ करके खाली वेरिएबल लिख ली, 1000 वेरिएबल डिक्लेयर किए। फिर 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद फिर लिखेंगे इसी तरह से ना, जब इनपुट कराना होगा तो ऐसे करके 1000 बार परसेंट डी इस तरह से परसेंट डी 1000 बार लिख दिया। फिर उसके बाद उसमें लिखे M% A, M% B, M% C करते करते 1000 बार लिखे। फिर उसके बाद एक वेरिएबल कोई सम लिए, सम इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F M N O P करते करते 1000 बार लिखे, तब जाके उसको प्रिंट किया। यही करेंगे ना? हेलो, नो सर, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अरे अभी तक जो पढ़े हैं उसमें यही काम करेंगे ना? यस सर। बताइए। यस सर। यही कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। 1000 डाटा को एंट्री कराना है, एंट्री करा करके और उसका प्रोग्राम लिखना हो तो, अगर इसमें क्वेश्चन और हो गया ऐसे कि नहीं 50,000 डाटा को एंट्री कराना है, ठीक है, और उसका सम निकालना है, अब लीजिए 6 महीना तक, है ना, M% A M% B करते रहिए, इंटीजर ABCD 6 महीना तक करते रहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसी को दूर किया गया किसमें? एरे में, है ना। अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का, प्रोग्राम लिखने का ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पर, ठीक है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2-3 लाइन में ही आप 10,000 20,000 डाटा की एंट्री का प्रोग्राम लिख सकते हैं, बस 2-3 लाइन में। बस कैसे? तो उसके लिए जैसे कि आपको 100 नंबर का एंट्री कराना है, तो आपको ऐसे कीजिए ए और इसका साइज दे दीजिए ऐसे, बस
अब ये ए का 100 ब्लॉक डिक्लेयर हो गया, 100 ब्लॉक बना दिया, 100 वेरिएबल बन गया। ऐसे कर देंगे तो 1000 वेरिएबल बन गया। ऐसे कर दिया ऐसे तो पता चला कि लीजिए 10,000 वेरिएबल बन गया। ऐसे कैसे बन जाता है? अपने आप बन जाता है। ऐसे एक वेरिएबल का नाम हो जाएगा A0, दूसरा का नाम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, A1 है ना, तीसरा का नाम हो जाएगा A2, ऐसे से ले कर करके इसी तरह से A है ना। अगर ये 10,000 है तो 9,999 तक ये बना देगा, अपने आप वेरिएबल बना देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप इतना लिख दीजिए, है ना। ठीक, अब जब इनपुट करना होगा तो आपको फिर इतना इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल ले लीजिए और उसका लूप चला दीजिए ऐसे, जो कि 0 से स्टार्ट करेगा। पहला ब्लॉक का नाम 0 है, A0, तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे से ले कर करके आई का वैल्यू 9,999 तक ले चले जाइए, है ना। फिर आई प्लस प्लस कर दीजिए ऐसे, और मात्र एक लाइन लिखिए इस तरह से छोटा सा, ऐसे %d एक सिर्फ लिखिए और ऐसे कर दीजिए A का I, बस। देखिए यही 2 लाइन में आप, ठीक है, 1000 डाटा के ब्लॉक में 1000 डाटा का एंट्री कर देंगे। 1000 डाटा, 1000 10,000 डाटा का ब्लॉक ये बना दिया है, वेरिएबल तैयार कर दिया है। और ये 10,000 डाटा, 10,000 ब्लॉक में 10,000 मेमोरी में ये डाटा एंट्री कर देगा। बस यही छोटा सा 2 लाइन, कितना आसान हो गया ना। ठीक है, इनपुट करने में 10,000 वही टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं हम 10 कर देखते हैं, ऐसे देखिए 10 का एंट्री हो गया, है ना। अब प्रिंट करना चाहें तो फिर प्रिंट कर दीजिए, मेमोरी में चला जाएगा और फिर इसी को दोबारा लिख करके उसको प्रिंट करवा दीजिए। सिर्फ स्कैनर की जगह क्या कर देंगे, प्रिंटअप कर देंगे। प्रिंटअप, प्रिंटिंग में थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बस, है ना। CH लगा दीजिए स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ऐसे और ऐसे, है ना। अब हम एंट्री करा रहे हैं, एंट्री हो रहा है क्या है, क्योंकि इसमें प्रिंट में क्या M% नहीं लगता है, स्कैनर में सिर्फ लगता है ना। इसलिए सब गलत वैल्यू आ रहा है। फिर एंट्री कर रहे हैं, क्या आ गया, प्रिंट भी कर दिया सब डाटा, है ना। अब हम कहाँ लिखे, ना 10 बार स्कैनर कराए हैं, ना 10 बार प्रिंटअप कराए हैं, ना 10 बार %d लिखे हैं स्कैनर में, ना 10 बार %d लिखे हैं प्रिंटअप में, ना 10 वेरिएबल में एंट्री करवा रहे हैं। वेरिएबल देख रहे हैं, एक ही है, ए, सिर्फ ए का, ठीक है, जो इंडेक्स वैल्यू है, जो ब्लॉक नंबर है, वो बदलते चले गए, है ना। ए का 0 ब्लॉक, ए का 1 ब्लॉक, ए का 2 ब्लॉक, ब्लॉक नंबर से बदलते चले गए, 10 में एंट्री हो गई, है ना। इसी तरह से अगर हम इसको 100 कर देंगे ऐसे, तो इसको कर देंगे 99 ऐसे, तो प्रिंटिंग भी 99 ऐसे कर देंगे, है ना। मगर इसको रन कराएंगे नहीं तो 100 बार एंट्री करना पड़ेगा। तो पता चला कि 100 बार एंट्री का ही प्रोग्राम बन गया। कितना आसान हुआ या नहीं। इसीलिए इतना अच्छा फीचर है इसका, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, इस पर काम करने के लिए, कि दुनिया का कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसमें कि ये एरे चैप्टर नहीं है, ये एरे का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग सिर्फ छोटा मोटा डाटा पर ही काम नहीं करते सॉफ्टवेयर बनाने में, बल्कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पर भी काम करना पड़ता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पे काम करने के लिए एरे जरूरी है। समझ गए? तो अब एरे का डिफिनीशन, एरे का कंसेप्ट, इसी का सारा ऑपरेशन, इसी का सारा काम करने का तरीका हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही से नहीं होगा, इसमें बहुत तरह का लॉजिक है, वो सब इस चैप्टर में सीखेंगे।
इंट्रोडक्शन समझ गए, भूमिका समझ गए ना। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे। लिखिए एरे का डिफिनीशन। एरे इज ए ग्रुप ऑफ सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? एरे इज ग्रुप ऑफ के बाद एरे इज ए ग्रुप ऑफ contiguous memory locations of same data type ठीक है, लिख लिए? यस सर। It is used for huge amount of data to store and process. Huge amount of data to store and process. ठीक? Every block in array has its index number. अच्छा, एक मिनट रुक जाएंगे एक बार। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, नहीं 10 बार कॉल आया इसीलिए। ठीक 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 है। क्या लिखे? एवरी ब्लॉक हैज इट्स इंडेक्स नंबर टू एक्सेस। ठीक, क्लियर? ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। It is classified into 2 categories. जिसमें फर्स्ट में लिखेंगे सिंगल डायमेंशन एरे और सेकंड में लिखेंगे मल्टी डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे और सेकंड में लिखेंगे मल्टी डायमेंशन एरे। लिख लिए? अब लिखेंगे फर्स्ट में सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे में लिखेंगे आवाज सर सही से नहीं आ रहा है। आवाज सही से नहीं आ रहे हैं तो आप लोग अपना कान का वॉल्यूम बढ़ाइए तो आवाज सही से आएगा। ठीक है, कान का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा वही बताते हैं। सब लोग अपना अपना कान को थोड़ा सा मेटेंगे, है ना, क्लॉक वाइज में, तुरंत वॉल्यूम बढ़ जाएगा, साफ साफ सब सुनाई देगा। ठीक, तो सिंगल डायमेंशन एरे का डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज ए ग्रुप ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी, है ना, मेमोरी लोकेशंस ऑफ सेम डाटा टाइप रिप्रेजेंटेड इन 1 डायमेंशनल वे, फुल स्टॉप। लिख लिए? यस सर। सर फिर से बोल। लिख लिए ना? हेलो,
फिर से बोलिए। It is a group of contiguous memory locations of same data type. देखिए ये वाला लाइन बिल्कुल वही है जो ऊपर में लिखाए थे, सेम है, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। It is represented in one dimensional way. ठीक है, It is represented in one dimensional way, और इसका फोटो बनाएंगे अब ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसका फोटो बनाइए ऐसे। फिर इसको डबल कर देते हैं ऐसे। ठीक, अब इसका इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा ऐसे। ये हो गया 0, 0 ब्लॉक हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 7, 8 ब्लॉक हुआ है जिसका इंडेक्सिंग हो गया ऐसे। ठीक, अब इसमें हो गया डाटा। है ना, जैसे ए है ना, डाटा हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एंड एच, ऐसे है ना। ठीक, ये हो गया एरे। फोटो बना लीजिए, फोटो बन गया है। तो अब इसका सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स ऐसे, डाटा टाइप, एरे नेम, और साइज, कितना साइज का, कितना ब्लॉक का बना रहे हैं वो, सेमीकोलन। एग्जाम्पल में आ जाएगा इंटीजर A10 ऐसे, फ्लोट B20 ऐसे, है ना, ETC। क्लियर, ये सिंटेक्स हो गया, नीचे में एग्जाम्पल हो गया। अब हम लगाते हैं एक संपूर्ण प्रोग्राम में। संपूर्ण प्रोग्राम तो बना हुआ है ही, इसी को नोट कर लीजिए। यह है संपूर्ण प्रोग्राम।
ठीक है, क्लियर। अब होमवर्क नोट करेंगे, सब नोट कर लिए ना? बस बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, इतना इतना पढ़ेगा आप लोग तो पता ना क्या होगा। ज्यादा पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं है। HW होमवर्क क्वेश्चन 1, input 10 numbers and calculate sum of all numbers. Input 10 numbers and count even numbers. Input 10 numbers and calculate average of odd numbers. हेलो। हाँ चला जाएगा, ठीक ठीक ठीक। इनपुट pen numbers find a particular number। फिर 5वां input 10 numbers and calculate मैक्सिमम। सबसे मैक्सिमम कौन है वो, ठीक। अब बताइए कोई दिक्कत सारा होमवर्क में? और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। ये सब लोग सुन रहे हैं? बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो ऐसा बनाएंगे, बना करके अगले क्लास कल के क्लास में, ठीक है। ओके हेलो सर पार्टिकुलर नंबर सर। इसका मतलब हो गया कि 10 नंबर को पहले एरे में इनपुट करा लीजिए और एक अलग नंबर जिसको कि उस एरे के ग्रुप में से खोजना है, अलग कोई वेरिएबल ABCD में कहीं पर भी करवा लीजिए और मैच कराइए कि क्या वो नंबर मैच किया। अगर मिल गया तो इसका मतलब फाउंड, नहीं मिला वो नंबर तो नॉट फाउंड। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि 10 नंबर जो इनपुट कराएंगे उसमें से आपको बताना है या कंप्यूटर बताएगा कि उसमें सबसे ज्यादा वाला वैल्यू वाला कौन नंबर है, ठीक। ठीक है सर। हाँ गुड। तो बस आज इतना ही, इसके बाद अनंत सर जुड़ रहे हैं, बस 5 मिनट का ब्रेक है आप लोग का, ठीक।